नमस्कार दोस्तों। 2023 का पेपर आज हम करने वाले हैं और ये जो है पेपर है 9 जनवरी 2023 का है। और इस पेपर से संबंधित जितने भी सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस हैं हम वीडियो वाइज सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 1 के लिए, तो आपके लिए जो है वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसी चैनल पर, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें बहुत से वीडियो जो है जो पिछले पेपर के थे, प्रीवियस ईयर पेपर के जो थे, उसे हमने अपलोड कर लिया है सीटेट से संबंधित। तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन वीडियोज को भी देख लें, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये सभी वीडियोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो है चैनल पर जो है लूसेंट का भी तैयारी कराई जा रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज अभी चल रही है। हिस्ट्री से संबंधित जो है हमने मध्यकालीन आधुनिक भारत को और प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन ऐसा शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसे भी विजिट करके देख ले, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या अन्य किसी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूसेंट बुक से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एक बार जरूर विजिट कर ले। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो देखिए विकास जो है किन किन कारकों से प्रभावित होती है ये हमें बतानी है। ऑप्शंस है आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। और कूट में जो है यहाँ पे दिए गए हैं कूट, इसमें आपको आंसर करेक्ट बतानी है। देखिए छोटा इसे मैं कर देती हूँ ताकि सभी जो है फुल क्वेश्चन आपको दिखे। तो देखिए आनुवांशिकता से जो है विकास प्रभावित होती है, बाल विकास, ठीक है। शिक्षा से भी प्रभावित होती है, संस्कृति से भी प्रभावित होती है, सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होती है। आनुवांशिकता से तो प्रभावित होती ही है और वातावरण इसमें शामिल है, ठीक है। और शिक्षा से प्रभावित होती है, जो एक बच्चा शिक्षित होता है तो उसे बहुत चीजों का जो है ज्ञान होती है, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है इससे प्रभावित होती है। और संस्कृति और भाषा जो बच्चे सीखते हैं तो उसके थ्रू जो है बच्चे बहुत कुछ फॉलो करते हैं, बहुत कुछ जो है भाषा के माध्यम से जो है एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन होती है, तो ये भी जो है उनके संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। सामाजिक नीतियों से भी जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये चारों जो है ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के विकास किस प्रकार से होता है। ऑप्शन है व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। अव्यवस्थित रूप से होता है, अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है। क्या विकास विकास जो है बच्चे का जो है ये धीमी गति होती है, ना कि ये जो है अचानक से जो है बच्चे जो है छोटा है अचानक से वो बड़ा हो जाता है। क्या ऐसा शारीरिक विकास देखने को मिलती है? नहीं। बच्चे जो मंद बुद्धि है क्या अचानक से तेज हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन गलत दिया गया है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। क्या बच्चों का जो है सभी बच्चों का जो है एक समान विकास देखने को मिलती है? ये भी गलत होगा, क्योंकि हम देखते हैं हमारे समाज में, हम देखते हैं बच्चों का जो है विकास जो है, कुछ बच्चे जो है बहुत तेज होते हैं दिमाग के, कुछ बच्चे जो है मंदबुद्धि होते हैं, कुछ औसत बच्चे होते हैं। तो और कुछ बच्चे जो है इमोशनली बहुत जल्दी जो है वो बहुत, कुछ लोग जो है बहुत सैड हो जाते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे जो है जल्दी चीज़ों को हल्के में लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो है उतना उनको गुस्सा ही नहीं आती है, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग विकास जो है विकास का जो है अलग 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 तरह का जो है विकास देखने को मिलती है बच्चों में, एक समान देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और शारीरिक विकास के रूप में भी यदि देखा जाए तो कुछ बच्चे जो है नाटे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत लंबे होते हैं, कुछ बच्चे जो है पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो अंतर देखने को मिलती है। केवल विद्यालयकरण के परिणाम से होता है। क्या विकास जो है केवल विद्यालयकरण के परिणाम से होता है?
नहीं, ये इसका जो है बच्चों के विकास में जो है प्रभाव समाज का भी होता है, सब कुछ का होता है, ना कि सिर्फ केवल विद्यालय परिणाम से होता है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन 1 होगा, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक अर्थात संस्था है और द्वितीय कारक एवं संस्था डैश है। तो देखिए यहाँ पे जो है फिल करने के लिए दिया गया है, 2 यहाँ पे जो है स्पेस दिए गए हैं, इसे आपको फिल करने हैं ऑप्शन से। तो प्राथमिक संस्था जो है कौन सा होता है और द्वितीय संस्था कौन से होते हैं बच्चों के समाजीकरण के, यही जो है आपको इसमें भरना है। तो ऑप्शन है परिवार, पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल, आस पड़ोस, संचार माध्यम, परिवार, कानून, धार्मिक संगठन। अभिभावकों का कार्यस्थल यानी कि ऑफिस हो गया, ठीक है। आस पड़ोस ये प्राथमिक होता है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय सेकंड में पूछा गया है तो ये नहीं होगा। और संचार माध्यम ये द्वितीय होता है, परिवार प्राथमिक होता है तो इसमें प्राथमिक नहीं पूछा गया है, द्वितीय पूछा गया तो ये भी नहीं होगा। कानून और धार्मिक संगठन ये भी नहीं होगा, दोनों द्वितीय है। इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। परिवार जो है छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक एवं संस्था है परिवार और द्वितीय कारक एवं संस्था है पुस्तकालय, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो बच्चों में जो है क्या होता है कि किस अवस्था, 4 अवस्थाओं के बारे में जो है जीन पियाजे ने बताया है और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसके अनुसार जो है बच्चे के 4 अवस्थे होते हैं, जिसमें संवेदी अंगामक, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 4 जो है होते हैं और ये चारों जो है ऑप्शंस में दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो इन्होंने कहा है, प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। उन्हें जो है पता होता है कि अतीत में जो है क्या हुआ था और वर्तमान में अभी क्या चल रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है। थोड़ा बहुत उन्हें जो है इसका, भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन भविष्य के कुछ आइडियाज जो है उनके बारे में वो जान लेते हैं, ठीक है। तो आगे जो है हमको क्या करना है, जैसे पढ़ रहा है तो आगे जो है 6 में अभी पढ़ रहे हैं तो हम क्लास 7 में जाएंगे आगे, इस प्रकार की जो है चीज़ें उनको जानकारी होती है। तो किस अवस्था में जो है समझ बना लेते हैं, तो देखिए सेंसरी मोटर तो ये नहीं होगा, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की जो समय होती है ये सेंसरी मोटर स्टेज में आती है, इसमें बच्चे इतना नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक, तो ये भी जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चे जो है, 6 वर्ष के बच्चे जो है इसमें आते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी जो है ये खेलने की उम्र होता है बच्चों का और इस दौरान जो है उन्हें इन चीज़ों से कोई उतना जो है वो ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की बच्चों का जो है अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी में जो है बच्चों को समझ होती है इसका, वे जो है बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जो है वो समझ बना लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो होते हैं उनके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि किस उम्र के बच्चे जो है किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ओके। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए आगे जो है आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, किस तरह के वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करें, ताकि आपके लिए जो है आसानी से सीटेट को जो है समझने में आसानी हो। इसके चैप्टर्स यदि आप चाहते हैं वीडियो वाइज तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई अनदर तरीका से आप चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और देखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस अपलोड इस चैनल पर हो रहे हैं, आपके ये जो प्लेलिस्ट बनाए गए हैं सुटेड जुलाई 2025 पेपर 1 नामक, ये जो है आपकी परीक्षा के सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 5 है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत, अवधारणाएं। तो कहीं भी जीन पियाजे देखिए आपको जो है आंख बंद करके स्कीमा पर ही करेक्ट आंसर लगानी है, क्योंकि स्कीमा से ही संबद्ध जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देते हैं। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से पूछा गया है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से जो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, सामाजिक आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक संस्कृति, भावात्मक प्राकृतिक कारक, शारीरिक संवेग। तो देखिए इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक के बारे में जो है इन्होंने बताया था, लेकिन इसमें जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन से विकास को आकार देता है? तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास को जो है संस्कृति आकार देती है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो है इन्होंने कहा है जो भी बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है इसमें भाषा का बहुत महत्व होता है, और समाज से बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं उनकी जो संस्कृति जो है होती है, ये जो है बहुत इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, संज्ञानात्मक संस्कृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो ऑप्शन है भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं, स्कीमा। तो स्कीमा पर जो है जीन पियाजे ने बताया था स्कीमा का सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने जो है भाषा पर जो है अधिक बल दिया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भाषा। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया जो है यह भाषा पर अधिक बल देता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 है, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने जो है इनके साथ साथ जो है और किसने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर। तो जीन पियाजे ने दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? तो देखिए शिक्षक को जो है किस तरह से जो है बच्चों के आगे होना चाहिए। तो ऑप्शन है दृढ़ अर्थात जड़, गैर लचीला, लचीला अर्थात सुनम्य, अनजान। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लचीला जो है बच्चों के सामने जो है शिक्षक को एक लचीला जो है होना चाहिए, क्योंकि लचीला प्रकृति का, कठोर प्रकृति का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो शिक्षक जो है बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं, वे जो है उनसे संवाद करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कमजोरी को समझने का प्रयास करते हैं, उनसे जो है वो सब अपनी बातें शेयर करते हैं। और जो बच्चे जो है कठोर अनुशासन में रहने के लिए मजबूर होते हैं, यानी कि शिक्षक यदि जो है बच्चों को, विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में रखते हैं और दृढ़ हैं, वो जो है अपने जो भी वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है वो लोग करे, बच्चे करे, और एकदम नियम से ही जो है उन्हें सब कुछ कराया जाता है, और उन्हें जो है खुद से सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। कक्षा में थोड़ा बहुत शोर शराबा हो तो वो जो है शिक्षक को यदि पसंद नहीं है तो ये सब अच्छा नहीं होता है, बल्कि शिक्षक को जो है लचीला होना चाहिए। थोड़ा बहुत शोर है होती है तभी जब बच्चे जो है सीख रहे होते हैं, बच्चे कुछ लर्न कर रहे होते हैं, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो करने का प्रयास कर रहे होते हैं, जब गतिविधियाँ कराई जाती हैं, समूह कार्य कराए जाते हैं, तो इसलिए जो है ये पॉजिटिव होती है कि शिक्षक जो है लचीला प्रकृति के हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए 2023 का ये पेपर है, और 2023 का पेपर जो है आप इससे अपने जो है परीक्षा को जो है इसकी पैटर्न को समझकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सीटेट 2025 का जो पेपर होगा किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। 2023 और 23 के जितने भी पेपर हुए थे वो कंप्लीट होने के पश्चात जो है हम 2024 का पेपर करने वाले हैं।
क्वेश्चन 10 है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है। तो देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षण जो है 100% सही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो है आलोचना क्यों होती है। ऑप्शन के अनुसार जो है हम राइट आंसर चूज कर लेते हैं। कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने को उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं पर प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है अभिकथन और तर्क दिए गए हैं और कूट में जो है आपको आंसर बतानी है। तो अभिकथन है जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि बच्चे जो है, कोई बच्चा जो है किसी प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास कर रहा है और उसे जो है अध्यापक को जो है इस ऐसे क्रम में जो है क्या करना चाहिए, वे जो है किस समस्या से जूझ रहा है उसे जो है बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि मौखिक तौर पर यानी कि बोलकर जो है बताने के लिए कहना चाहिए। तो ये सही है, अभिकथन जो है सही है। तर्क है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते नहीं, सफलता का जो है बच्चों से शिक्षक को अधिक से अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ना कि कम रखना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, तर्क इसमें गलत दिया गया है, अभिकथन सही है। तो देखिए इसमें करेक्ट हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12, जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, तो जेंडर क्या है, तो देखिए ऑप्शन है सामाजिक जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक, जैविक सामाजिक। तो जो जेंडर जो होता है ये समाज द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो सामाजिक निर्मित है, और लिंग जो है ये जैविक निर्मित होती है। लिंग जो है जन्म के समय ही निर्धारित होती है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, और जो जेंडर जो होती है ये समाज द्वारा बनाया गया है, तो ये सामाजिक होती है। ठीक है, समाज द्वारा निर्मित होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13, 2024 का पेपर जो है हम 2023 के जितने भी पेपर है कंप्लीट होने के पश्चात जो है जो जुलाई में पेपर हुआ था 7 जुलाई को वो वाला कर लेंगे, और जो दिसंबर में पेपर हुआ था वो भी हम लोग कर लेंगे। ये दोनों पेपर को जो है हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिए, और चैनल में जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन वीडियोज को नहीं छोड़िएगा। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 13 है एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो देखिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए, सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं के व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें मिटा देना चाहिए, दमन करना चाहिए। तो देखिए उन्हें जो है महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा में जो है व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनमें जो है टैलेंट देखने को मिलती है। कोई सिंगिंग में टैलेंट होता है, कोई बच्चे जो है डांसिंग में टैलेंट हो सकता है, कोई नाटक करने में, ड्रामा करने में, एक्टिंग में टैलेंट हो सकता है, कोई पढ़ने में टैलेंट हो सकता है, कोई जो है लिखने में टैलेंट हो सकता है। अनेक प्रकार के जो है उनमें जो है कौशल होती है, अनेक प्रकार की जो है उनमें क्वालिटी होती है। तो व्यक्तिक भिन्नताएं जो बच्चों में पाई जाती है, उन्हें जो है उनकी क्या और आवश्यकताएं हैं जिससे उनका जो ये टैलेंट है और विकास हो सके, उनका इंटेलिजेंट जो है ये और विकास हो सके, इस पर जो है कार्य करना चाहिए एक शिक्षक को, और ना कि इसे दबाना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें जो है महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 14 को। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए।
तो देखिए आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। बच्चे जो है कितना सीख रहे हैं, उन्हें जो है कहाँ परेशानी आ रही है सीखने में, ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है, इसका जो है आकलन किया जाता है। और इसके पीछे यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे जो है कैसे सीख ले, कितना जो है वो सीखने में प्रगति बना पा रहे हैं, इसकी समझ बनाने के लिए जो है आकलन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। विद्यार्थियों के अंकों में व्यापकता लाने के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों को पहचान करना, कौन बच्चा सफल है कौन असफल है उनको पहचानने के लिए जो है आकलन नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, तो देखिए ग्रेड देना ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी गलत है, नेगेटिव टैग है। ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन 15 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। प्रश्नों को तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। निरुत्साहित करना ये तो गलत होगा, समालोचनात्मक चिंतन की बात कही गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। देखिए तुरंत उत्तर देने के लिए नहीं कहना है, क्योंकि बच्चे जो है इसमें हतोत्साहित हो जाएंगे, वे जो है किसी भी प्रश्न के लिए सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तभी जाकर जो है वो तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा कि बच्चे जो है किसी कोई भी प्रश्न दिया जाता है तो उस पर वो सोचेंगे, चिंतन करेंगे और तब जाकर जो है उसका हल ढूंढकर बताएंगे, या जो है उसके प्रति जो है क्या सही हो सकता है उसका आंसर, ये जो है सोच कर जो है देने का प्रयास करेंगे, तो सबसे परफेक्ट आंसर जो है दे पाएंगे, ठीक है। तो तुरंत देने के लिए कहना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और विमर्श हेतु जो है उन्हें समय देना चाहिए। तो बच्चे जो है समालोचनात्मक चिंतन करेंगे, यानी कि चिंतन करके जो है आंसर देंगे या किसी भी प्रश्न का जवाब देंगे, ये सही है। बंद अंत वाले प्रश्न कहीं भी आपको बंद अंत वाले दिखे तो ये गलत हो जाएगा। ओपन इंडेड क्वेश्चन यदि दिखे तो पॉजिटिव होता है। विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना, निरुत्साहित नहीं करना है बल्कि उनकी इंटरेक्शन को जो है बढ़ाना है और प्रोत्साहित करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सभी एग्जाम के लिए, जो है इसका जो है पैटर्न को समझने के लिए या कहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है इसको समझने के लिए जो है सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना होता है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं या अभी अभी आपने तैयारी करना शुरू किया है, तो ऐसे में जो है आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगी कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, सीडीपी के किस टाइप के प्रश्न होते हैं, ईवीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर से ही लगभग जो है मिलता जुलता कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आते हैं, आगे भी उसी प्रकार से जो है पैटर्न आपकी होगी। तो आप जो है उन वीडियोज को देख लें ताकि आपको जो है एक आइडिया मिल जाए किस तरह से जो है प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो मोस्ट पीबीआई है ये पीवाई की क्वेश्चंस का सीरीज। तो एक बार चैनल को प्लेलिस्ट में विजिट करें और उन वीडियोज को देख लें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शन है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो देखिए जो समूह सुविधा वंचित जो समूह वाले बच्चे होते हैं, ये जो है खास करके जो समाज में पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो बच्चे जो है समाज के जो अमीर लोग हैं या जो हाई स्टेटस वाले पीपल के बच्चे हैं, उनके साथ जो है इनका बराबरी नहीं हो पाती है। और ये जो है आर्थिक रूप से भी ये कमजोर होते हैं, इनके पेरेंट्स, और इनके लिए जो है बहुत सारी सुविधाओं का जो है सब सुविधाएं जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है कक्षा में समावेशन के लिए जो है क्या जो है अवरोध पैदा करता है, यहाँ पे अवरोध पूछा गया है, ठीक है। तो क्या जो है अवरोध उत्पन्न करता है, तो यह जो है हो जाएगा रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। जो इनको लेकर जो है
सुविधा वंचित समूह के बच्चों को लेकर जो समाज में एक धारणाएं बनी हुई है और जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ये जो है एक अवरोध उत्पन्न करता है। ये जो है उन्हें और पीछे ले जाने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, रूढ़िबद्ध एवं स्थापित जो धारणाएं, पहले से समाज में जो स्थापित धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ये जो है इस तरह के वंचित समूह के बच्चों को जो है दूसरे बच्चों के समान जो है अधिकार देने में जो है अवरोध पैदा करती है। उन्हें जो है उन बच्चों के साथ जो है समावेशन करने में जो है एक मतभेद पैदा करती है। और ये जो है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। बाल केंद्रित उपागम नहीं होगा, रचनात्मक आकलन नहीं होगा, और वैयक्तिक विभिन्नताएं का ध्यान रखना ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, ये नेगेटिव है, क्योंकि अवरोध पूछा गया है तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है, अर्थात देता है? ऑप्शन है स्केच बनाना, वाचन, देखना, सुनना। तो देखिए, पठन वैफल्य जिसे हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं, इसमें जो है क्या होता है कि बच्चा जो है उसे जो है शुद्ध उच्चारण करने में, पढ़ने में, कोई सेंटेंस पढ़ने में उसे परेशानी होती है, और ये जो है पढ़ने से संबंधित एक विकार है जिसे पठन वैफल्य कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार से देखा जाए तो वाचन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे को जो है कोई भी शब्द को प्रोनाउंस करने में उसे जो है परेशानी होती है, शब्द को जो है पूरा तरह से बोलने के लिए जो है उसे परेशानी होती है, वो शब्द को उल्टा उच्चारण करता है, उच्चारण जो है करने में उसे कठिनाई होती है, वाचन करने में कठिनाई होती है। आपने तारे जमीन पर मूवी देखा होगा, उसमें जो है इसी जो है डिसलेक्सिया से जो है ग्रसित रहता है, जो बच्चा के बारे में कहानी है तारे जमीन पर मूवी में, ये वो बच्चा जो है डिसलेक्सिया से ही ग्रसित रहता है। तो उसी के बारे में दिखाया गया है कि बहुत सारे बच्चों का जो है दिमाग जो है उसे उल्टा वर्ड दिखता है, वो जो है ठीक से बोल नहीं पाता है, हिचकिचाता है, पढ़ने में उसे दिक्कत होती है। तो इस तरह की जो है एक प्रकार की जो है, ये कोई बीमारी से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का जो है विकार है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वाचन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे जिन्हें जो है दिखाई नहीं देती है आंखों से, जो या तो उन्हें आंखों से कम दिखाई देती है, या जो है वो पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ ही इन्हें जो है अध्ययन कराया जाना चाहिए। जैसा कि समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है कहा गया है कि कक्षा में जो है सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ को उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो वंचित वर्ग से आते हों, चाहे उन्हें किसी प्रकार के विकार है, या चाहे उन्हें जो है चाहे वो दृष्टिबाधित है, श्रवण से संबंधित उन्हें परेशानी है, बहुत सारे जो है, या कोई भी अन्य जो है दिव्यांगता से ग्रसित है, तो उन्हें जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है एक ही कक्षा में बैठाकर जो है इन सब बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा कि उनमें जो है एक हीन भावना नहीं होगी कि मैं जो है कमजोर हूँ, या मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझ में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस तरह का जो है मेंटालिटी से वो बच सके और आगे जो है वो देश के लिए जो है योगदान दे सके। तो देखिए, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसमें ऑप्शंस हैं, जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं, और देखिए कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, जो उनके लिए जो है आवश्यक उपकरण है उनका जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि उपकरणों का बाधित करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, तो पॉजिटिव है। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देना चाहिए। देखिए, सहानुभूति नहीं दिखाना है इनके प्रति, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देंगे। जो भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं या जिन्हें श्रवण कौशल की दिक्कत, जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इस या कोई भी
दिक्कत है शरीर में, शारीरिक अंग जो है, कोई किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं इन्हें जो है सरल कार्य आपको नहीं देना है, बल्कि जो जो कठिन कार्य भी, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कठिन कार्य देना है, लेकिन जो दूसरे बच्चों को आप जो कार्य दे रहे हैं वही कार्य जो है इनको भी देना है। भले ही इनकी कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं, उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें ब्रेल लिपि की आवश्यकता हो सकती है, जो बच्चे जो सुन नहीं पा रहे हैं उन्हें जो है ऑडियो की आवश्यकता हो सकती है, माफ कीजिएगा, ऑडियो जो हो नहीं सुन पाएंगे, विजुअल जो है दिखाया जा सकता है, किताब जो है बड़े बड़े अक्षरों में वो पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की जो है सुविधाएं दिया जाना चाहिए, लेकिन कार्य जो है सबका लगभग समान होना चाहिए, क्योंकि इन्हें जो है सरल कार्य देखकर जो है आप बहुत कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सहानुभूति नहीं दिखाना है, बल्कि समानुभूति दिखाना है, ठीक है। इन्हें भी जो है समान मानकर चलना है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि सरल कार्य देना ये सही नहीं है। जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं, देखिए इसमें सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा। जो भी लिखित सूचनाएं हैं उनको जो है मौखिक रूप से आप संप्रेषित करेंगे, तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए आसानी होगी, वो आसानी से जो है सुनकर चीजों को समझ लेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए जिन्हें स्वलीनता विकार से जो बच्चे जूझते हैं उनमें जो है क्या, उनका जो है क्या पहचान है, क्या विशेषता है? तो ऑप्शन है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल नहीं, आवेगशीलता नहीं, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, बिल्कुल सही। उनमें जो है संप्रेषण कौशल की अभाव देखी जाती है, ठीक है। तो ये जो है उनकी विशेषता होगी। जो स्वलीनता विकार से जूझते हुए बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें जो है कम्युनिकेशन स्किल की उसमें कमी पाई जाती है, वे जो है ठीक से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो अवरुद्ध संप्रेषण कौशल ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर नहीं, गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। बच्चों में प्रतिभाशाली किस प्रकार से परिलक्षित होती है? ऑप्शंस है बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों की आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चों में किस प्रकार की परिलक्षित होती है, तो ये जो है इस जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें जो है बहुत टैलेंट आपको देखने को मिलती है। वो जो है किसी भी चीज को जल्दी समझ जाते हैं, या किसी भी समस्या का जो है अनेक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है बुद्धि का उनमें निम्न स्तर नहीं होती है, बल्कि उच्च स्तर होती है, तो ये नहीं होगा। बोधगम्यता का उच्च स्तर, बिल्कुल सही। कार्यों की आसानी से छोड़ देना, वो कार्य को जो है कभी नहीं छोड़ते, बल्कि वो जो है कार्य को, कोई भी उन्हें कार्य दिया जाए उसे जो है उन्हें जो है चुनौतीपूर्ण कार्य अच्छी लगती है, और सरल कार्य जो है तो वो यूं ही कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है बहुत टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो कार्यों को जो है कभी नहीं छोड़ते, वो कार्य को पूरा ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि उनमें जो है सभी तरह का कार्य करने की क्षमता होती है, और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बोधगम्यता का उच्च स्तर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है, अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। अभिकथन देख लेते हैं क्या है। विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यालय को जो है जो नए ज्ञान है उनकी सृजन की ओर जो है उनकी पाठ्यचर्या जो है उनकी इस प्रकार से रहना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो नए खोज करें, अन्वेषण करें, और सृजनात्मक कार्य करें, ठीक है। तो नवीन ज्ञान का सृजन करें, इसकी ओर जो है पाठ्यचर्या लक्षित रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभिकथन जो है सही है। तर्क क्या है, क्यों जो है ऐसा रहना चाहिए? तो बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो ये भी सही है कि बच्चों जब विद्यालय जो है नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या को बनाएगी, तो ऐसे में जो है
इसकी ओर बल देगी, तो इसमें जो है क्या होगा कि बच्चों को जो है अध्यापक की मदद मिलेगी और उनकी मदद से जो है वो नए नवीन ज्ञान का जो है सृजन कर सकते हैं। तो ये भी सही है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही दिए गए हैं और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो आर ए और आर दोनों सही है और आर ए का एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए, प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1, जो भी सीटेट जुलाई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बार आपको उस प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करना चाहिए, ताकि जितने भी जो है प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उसका आपको जो है अच्छे से ज्ञान हो सके, किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आने की अधिक संभावनाएं होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करें और जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं उन सभी वीडियोज को देख लें। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 22 है, विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन है, सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम, रचनात्मक अधिगम। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय को जो है किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को जो, तो ये तो हो गया कि आपने कोई चीज दे दिया, कोई अभ्यास दे दिया, उसे जो है आपने कह दिया कि याद करो और उसे जो है बार बार बच्चा ने याद कर लिया, रट लिया और आके जो है उसने जो का त्यों कह दिया। तो यह नहीं होगा, क्योंकि रटने पर जो है जोर नहीं देना है बच्चों को, तो ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक से सीखना, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीखना, जो भी किताब में है किताब का कीड़ा बन जाना काफी नहीं होता है, बल्कि बाहर दुनिया में क्या चल रही है और भी जो है कोई क्वेश्चंस है उसका जो है हम अनेक हल कैसे उसका जो है निकाल सकते हैं, या बहुत सारे खोज कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं, बच्चों से मतलब करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक से संदर्भ रहित बोला गया है, तो संदर्भ रहित अधिगम या नेगेटिव होगा। रचनात्मक अधिगम सबसे सही होगा, ऑप्शन 4, जिसमें जो है बच्चा जो है सृजनात्मक हो, रचनात्मक हो और रचनात्मक अधिगम को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें बच्चे जो है चिंतन करे और नए नए चीजों का विकास करे, या कोई प्रश्न है उसका अनेक ढूंढने का जो है वो प्रयास करे। तो रचनात्मक अधिगम सबसे उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं, स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना। तो देखिए प्रेरक अधिगम की यहाँ पे बात हो रही है। प्रेरक अधिगम परिवेश को सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्व अधिगम के अवसरों को कम कर देना, या नहीं होगा, स्व आकलन हेतु अवसर देना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना, बिल्कुल भी गलत। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रेरक अधिगम परिवेश को सृजित करने के लिए जो है सबसे पहले स्व आकलन आवश्यक है। आप जो है खुद का आकलन करके देख सकते हैं आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। स्व आकलन जो है बहुत आवश्यक है। और मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना, सभी के लिए जो है समान पाठ्यचर्या और जो है वो सबके लिए समान है, ये जो है गलत होता है। प्रतियोगी भावना को, कंपटीशन का जो है आप भावना को उत्पन्न करके ऐसा नहीं है कि बच्चों को बहुत तेज बना सकते हैं, बल्कि इससे जो है उनमें जो है एक नेगेटिविटी और आएगी। ठीक है, और वो अपने दोस्त को, सहपाठी को जो है दुश्मन के तौर पर देखेगा। ठीक है, ना कि अपने मित्र के रूप में देखेगा, तो ये ठीक नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 राइट है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है, तो देखिए इसमें अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। क्वेश्चन 24 में अभिकथन है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का तत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। और तर्क में क्या दिया गया है,
योग्यता के अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए इसमें जो है देखिए ऑप्शंस जो है दोनों नेगेटिव है, ठीक है। जो कथन दिए गए हैं और तर्क दिए गए हैं दोनों नेगेटिव है। इसमें जो है कहा गया है कि अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। सिर्फ योग्यता का विकास करने के लिए नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी तर्क भी जो है गलत दिया गया है। तो दोनों गलत है, ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा, ए आर दोनों गलत है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है? तो ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता अर्थात लचीलापन, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है। तो देखिए कोई भी समस्या का समाधान ढूंढने में जो है कौन सा अवरोध का काम करेगा, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रक्रियात्मक स्थिरता। जो संज्ञानात्मक सुनम्यता है, लचीलापन है, जो अपसारी चिंतन है, बच्चे जो है एक ही प्रश्न का जो है एक ही समस्या का जो है अनेक जो है उसका हल ढूंढने का प्रयास कर रहा है, अपसारी चिंतन कर रहा है, तो यह जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें जो है यह अवरोध नहीं होगा। और विमर्शात्मक लेखन ये भी जो है पॉजिटिव होता है, यह अवरोध पैदा नहीं करता है। और लचीलापन ये भी नहीं करता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक स्थिरता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 में भी जो है अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। क्वेश्चन 26 में इसका जो है अभिकथन क्या है, अध्यापकों को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की भ्रांतियां की पहचान करे और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही। बच्चे जो भी गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं अपने पठन पाठन के दौरान, तो उनका जो है शिक्षक को जो है अनदेखा नहीं करना है, बल्कि वे जो है कहाँ पर गलती कर रहे हैं उस पर जो है उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है किस तरह से जो है सुधार हो सकता है, और किस जो है कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं उसे जो है उन्हें आसान भाषा में समझाने की प्रयास करना है। और चर्चा कर जो है इस विषय को जो है इस भ्रांतियों को जो है हम दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही अभिकथन। तर्क है, यह भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो देखिए ये सही दिया गया है। यह भ्रांतियां जो है वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और यह अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। अभिकथन और तर्क जो है दोनों सही दिए गए हैं, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। तो देखिए भावनाएं क्या है, भावनाएं देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, देखिए थोड़ा छोटा हो जा रहा है क्योंकि ऑप्शंस जो हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, सीटेट के क्वेश्चंस ही लंबे लंबे होते हैं। तो आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिलेंगे आपको कि पेपर में जो है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस है और टाइम जो है बहुत कम पड़ जाता है एग्जाम के दौरान। तो आप जो है जैसे बैठिएगा, अपना जो भी फिलअप करना रहेगा वो बढ़िया से भर लीजिएगा एग्जाम के दौरान, और उसके पश्चात जो है क्वेश्चन को जो है फटाफट आप देखकर उसी समय OMR सीट में भरते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप रुक जाए। और कोई कोई बच्चा मूर्ख होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि पहले सबका आंसर टिक करते हैं, उसके पश्चात सोचते हैं कि OMR भरेंगे OMR भरेंगे, लेकिन अंत में क्या होता है कि उसी तरह के बच्चों का जो है 0 नंबर आते हैं, क्योंकि वो जो है लास्ट में उसका पेपर छिनाया जाता है और एक भी प्रश्न वो उसका गोला नहीं रंग पाता है। तो क्वेश्चन देखेंगे, आंसर जिसमें जो है थोड़ा डाउट लगे तो उसको गोला बना लेंगे क्वेश्चन पेपर में, ताकि उसे जो है याद करके बाद में आप लिख सकें, या कहीं लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर ये मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि इसमें जो है सभी प्रश्नों को आपको करना रहता है, टोटल 150 प्रश्न रहते हैं और 150 में 150 को ही आपको सॉल्व करना रहता है। तो ऐसे में जो है
कोई प्रश्न को तो छोड़ना नहीं है, आप टिक करते हुए चलिए, जो नहीं किए हैं उसको क्रॉस करते हुए जा सकते हैं, या सिर्फ जो है कुछ मत कीजिए, बस जो नहीं किए हैं उसको क्रॉस करते हुए जाइए, और बाद में जो है जब समय बचता है तो देख लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि प्रश्न को नहीं छोड़ने के लिए ही, क्योंकि समय बहुत कम बचता है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं और बहुत फास्ट पढ़कर जो है आपको समझना रहता है एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 27 में, भावनाएं क्या है? ऑप्शन है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, ये गलत होगा। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो देखिए, अधिगम पर इसका प्रभाव पड़ता है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को। बिल्कुल सही। न तो अधिगम को प्रभावित करती है, न तो स्मृति को प्रभावित। नहीं, ये गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह जो है भावनाएं जो है, बच्चे जो है इमोशनली कितना जो बिल्डअप है, वो जो है खुश यदि रहता है तो वो आसानी से किसी चीज को कैचअप कर लेगा, और यदि जो है वो फ्रस्ट्रेट है या कोई किसी बात को लेकर गुस्सा है, टेंशन में है, तो वो जो है किसी चीज को कैच नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। दुखी है तो वो जो है उसका ध्यान वहीं पे लगा रहेगा, जो भी उसको परेशानी है, और उसका जो है ध्यान पढ़ाई में कभी नहीं लग सकता, कभी लगेगा ही नहीं। क्लास में उसका ध्यान वहाँ पे क्लास में ही मौजूद नहीं रहेगा, वो कहीं और ही कुछ और ही सोच रहा होगा। ठीक है, तो भावनाओं का जो है अधिगम पर सीधा असर प्रभाव इसका पड़ता है, और साथ में जो है स्मृति को भी, ठीक है, ये प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, तो देखिए, अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो, बहुत ही अमूर्त हो। तो देखिए, जो बच्चे का जो जीवन से संबंधित कोई भी चीज होता है तो उसमें जो है उनकी रुचि पैदा होती है, और वो जो है उस काम को बहुत ही रुचि से करते हैं, बहुत ही जो है ध्यान से करते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं। तो उनके जीवन से जो संबंधित जो है कोई भी चीज है तो उसको सीखने के लिए जो है वे अभिप्रेरित होते हैं। और यदि कार्य अप्रासंगिक हो तो उसमें उसका मन नहीं लगेगा। बिना किसी चुनौती वाला हो तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो बच्चे जो है रचनात्मक रूप से सोचते हैं, कार्य करते हैं, अपसारी चिंतन वाले हैं, तो उन्हें जो है ये अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत ही अमूर्त हो, यानी कि जो अमूर्त का अर्थ हुआ कि कल्पना करना। ठीक है, तो वो जो है आप इतना अमूर्त है कि आप जो है उसे कल्पना करके, इमेजिन करके भी उसको जो है कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी नहीं, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित हो। और इसे कहा भी गया है कि बच्चों को जो है उनके दैनिक जीवन से जोड़कर, उन वातावरण से जोड़कर जो है उन्हें अधिगम कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शंस हैं, यानी कि बच्चों को आप पढ़ाने गए, शिक्षक हैं आप, उनको जो है उनकी जो अधिगम है, उनके सीखने की जो उन्हें जो सिखाना है वो आसानी से सिखाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में जो है किन चीजों का ज्ञान है, उनके अनुभवों को जोड़कर जो है यदि आप पढ़ाते हैं, उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं, उनकी जो माहौल है, उनके वातावरण से जोड़कर आप पढ़ाते हैं, तो आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप स्पष्ट कीजिएगा वाक्य विन्यास, संरचना, ये तभी तो जाकर जो बच्चे हैं समझ पाएंगे। अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। जितना अधिगम जो है सामान्य हो सके, जितना जो है सामान्यकरण इसका हो सके, उसको जो है बढ़ाना चाहिए। सामान्यकरण को जो है क्या करना चाहिए, और मतलब सामान्य रूप से जो है उसे समझाने की प्रयास करना चाहिए। उसे जो है जटिल नहीं बनाना चाहिए, उसे जो है और कठिन नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्शन 4, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 सही होगा। जो शब्द जाल जो दिए गए हैं, बहुत से कठिन कठिन शब्द जो उसमें दिए गए रहते हैं, उनको आपको प्रयोग करके नहीं पढ़ाना है, बल्कि सरल सरल शब्दों में आपको पढ़ाने की प्रयास करना है, जिससे बच्चे जो है आसानी से समझ सके। तो ऐसा कहा भी गया है, एनईपी 2020 में कही गई है कि खास करके
जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको जो है मातृभाषा में ही, उनकी अपने भाषा में ही जो है पढ़ाने की प्रयास किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन से पहले पढ़ाए गए विषयों से ज्ञान को संबद्ध करना, इससे बाधा उत्पन्न नहीं होता, इससे और आसानी से बच्चे समझते हैं। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपगम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्री विविधता। इसमें देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो आपकी परीक्षा जो है संभावित है जुलाई में ही, और जुलाई की शुरुआत में ही जो है एग्जाम होने की अधिक संभावनाएं रहती हैं, जैसा कि हम पिछले वर्षों से देखते आ रहे हैं। तो आप जो है तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। और सीटेट का सिलेबस जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और साथ में जो है यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसी से जो है आपको धीरे धीरे सभी पैटर्न समझ में आ जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक में जो है आपका ईवीएस का क्वेश्चन रहता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः है। तो देखिए यहाँ पे दिशाएं आपको पता करनी है लखनऊ का और जयपुर का दिल्ली के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि भारत की राजधानी कही गई है। तो मैप में देखा जाए तो गुजरात ये हो गया अगर, तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर से जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा ये, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे होगा और हरियाणा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, हरियाणा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली होती है और यहाँ पर लखनऊ आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, लखनऊ यहाँ पे होगा। और नीचे देखा जाए गुजरात यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे जो है राजस्थान हो जाएगा और राजस्थान का जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए लखनऊ का दिशा तो ये जो है पूरब की तरफ है और इससे जो है दिल्ली से ये थोड़ा नीचे है तो दक्षिण की तरफ हो गया, ठीक है। तो इसका हो गया दक्षिण पूर्व, ठीक है, लखनऊ का हो गया दक्षिण पूर्व। और उसी प्रकार से राजस्थान का जयपुर का देखा जाए तो दिल्ली से देखा जाए तो ये जो है दक्षिण की तरफ है और ये पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली बागी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है। तो देखिए भरली बागी जो है एक खाना का जो है ये एक प्रकार का वैरायटी है जो कि एक व्यंजन है, ठीक है। और ये जो है कैसे जो है बनता है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन है छोटे छोटे भरुआ बैगन से, सादा दाल का दमपुख्त स्टू से, ताजी प्रोम्फेट मछलियाँ का मलाईदार व्यंजन है, आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी है। तो देखिए ये जो भरली बागी जो है भरली बागी जो है यह जो है बैंगन से बनता है, ठीक है। और ये जो है इसका छोटे छोटे भरुआ बैंगन से इसे बनाया जाता है, बैगन से जो है इसे बनाया जाता है भरली बागी को, ठीक है। तो एक प्रकार के भोजन की जो है इन्होंने उदाहरण दिया है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र की जो है ये फूड है और इसी का जो है उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में देकर, उदाहरण देकर जो है बच्चों को समझाने की प्रयास की है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, छोटे छोटे भरवा बैंगन से बना है भरली बागी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 63 है। देखिए पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको जो है आपको देखकर उसके पश्चात जो है इसमें करेक्ट आंसर चूज करनी है, ठीक है। तो इसका जो है पक्षिया का पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं, और क्या, और जो है विभिन्न प्रकार का भोजन उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में, उन्हें जलसह बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है तो देखिए पक्षियों के जो पंख होते हैं ये जो है उन्हें उड़ने में तो सहायता करते ही हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन नहीं होगा, ठीक है, उन्हें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही है, विभिन्न तरीकों से चलने में नहीं बल्कि उन्हें जो उड़ने में जो है ये मदद करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, उन्हें
जलसा बनाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो है बी और डी सही दिया गया है, तो बी और डी है ऑप्शन सेकंड में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64 है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो अंडे देने वाली पशुओं को क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शंस हैं, उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। जो पशु जो है अंडे देते हैं, क्या उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं? नहीं, गलत है। उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल सही। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। बाल होते हैं लेकिन बाल जो है शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, ये गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। जो पशु अंडे देते हैं उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर जो है बाल होते हैं, ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 65। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची हैं, तो कौन थी ये? ऑप्शंस है, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि, बचेंद्री पाल। तो यह थी बचेंद्री पाल। यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जो है एवरेस्ट पर जो है एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर जो है इन्होंने कदम रखा था और इन्होंने जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, ठीक है। तो बचेंद्री पाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है? तो इसका ऑप्शन है, मणिपुर का अर्थ है जेबरों का देश। लावणी मणिपुर का एक लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें कौन से सही है उसे चूज करके आपको इसमें जो है कोट में आंसर देखनी है। तो इसका हो जाएगा, देखिए मणिपुर का अर्थ है जेबरों का देश, ये सही है। और लावणी मणिपुर का एक लोक नृत्य है। मणिपुर का जो है ये लोक नृत्य है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और है लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। नहीं, ये गलत है। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। इसमें देखिए ए बी डी सही है, ए बी डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 67 है, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। तो कार्य हम क्यों करते हैं? ऑप्शंस हैं, एस कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपनों को व अन्य लोगों को सहारा, भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो देखिए ऊर्जा बचाने के लिए। तो देखिए कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। कार्य हम क्यों करते हैं? क्या हम एस कमाने के लिए करते हैं? नहीं होगा, ठीक है। मनोरंजन के लिए क्या आप कार्य करते हैं? क्या आपको मजा आता है कार्य करने में? ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोगों को जो है कार्य करने में मन नहीं लगता। वो जो है अधिकतर लोग जो है आलसी ही होते हैं। उन्हें जो है मनोरंजन में मन लगता है लेकिन कार्य करने में जो है उन्हें मनोरंजन नहीं आती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने को व अन्य लोगों को सहारा, भरण पोषण के लिए, बिल्कुल सही है। हम कार्य इसलिए करते हैं ताकि हम जो है अपने को वो अन्य लोगों का सहारा एवं भरण पोषण के लिए जो है हम कार्य करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऊर्जा बचाने के लिए नहीं, बल्कि कार्य करने से जो है ऊर्जा जो है इसमें एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, बचता नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 68 है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें जो है कूट दिए गए हैं, कूट में आपको आंसर बतानी है। थोड़ा सा स्क्रीन में आपको छोटा दिखेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन को आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। देखिए हाथी के झुंड में जो है नर हाथी नहीं होते हैं, सिर्फ मादा हाथी होती है और उनके बच्चे होते हैं। तो ये गलत दिया गया है। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं।
तो देखिए ये भी गलत है। मैंने अभी भी आपको बताया कि हाथी के झुंड में जो है उनकी मादा हाथी रहते हैं और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं। नर हाथी जो है नहीं रहते हैं। तो सारे नर हाथी हैं ऐसा तो है ही नहीं। तो ऑप्शन बी भी गलत है। नेक्स्ट है, नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। नर हाथी के साथ, देखिए इसमें जो है ऑप्शन होना चाहिए था कि हाथी के साथ जो है मादा हाथी और जो नर हाथी जो भी है बच्चों में, वे जो है 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। ये सही है, ठीक है। उनके झुंड के केवल मादा झुंड में, की नहीं होगा यहाँ पे, में होगा, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन गलत है। केवल मादाएं एवं हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी और डी राइट है, ठीक है। सही विकल्प का चयन करना है तो सी और डी ही राइट इसमें है, तो सी और डी है ऑप्शन 3 में राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 69 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया गया है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटन चेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15 से 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर डैश दे दिया गया है, डैश नहीं होगा बल्कि 15.2 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। और 15.2 सेंटीमीटर जो है दूरी दी गई है, और 1 सेंटीमीटर को जो है 110 मीटर बताया गया है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटी 110 मीटर है, ठीक है। 110 मीटर है, तो 15.2 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सेंटीमीटर हो जाएगा 15.2 इंटू 110 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मीटर में आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1672 मीटर, ठीक है। और देखिए लेकिन 1672 मीटर आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है किलोमीटर में ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में जो है कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1.672 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1.672 किलोमीटर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 70। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो देखिए मिजोरम राज्य में जो है कौन सी प्रमुख रूप से भाषाएं जो है बोली जाती है। ऑप्शन है खासी, असमी, मिजो लुसेई, कुकी, मेतेलान, अंग्रेजी, माओ बंगाली। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मिजो लुसेई और कुकी भाषा। ये जो है प्रमुख रूप से जो है मिजोरम राज्य में बोला जाता है। इसलिए जो है सोना की सहेली जो है तारा, उसे जो है हिंदी समझने में परेशानी हो रही है क्योंकि वहाँ का जो है मातृभाषा या वहाँ का जो स्थानीय भाषा है, तारा की मातृभाषा या वहाँ का जो है स्थानीय भाषा है वो है मिजो लुसेई और कुकी, ठीक है। तो ये भाषा जो है उसे आती है, लेकिन हिंदी भाषा जो है उसे समझने में परेशानी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71 है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह। तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय ईंधन, अनवीकरणीय जो है संसाधन होते हैं, और पेट्रोलियम तथा कोयले को जो है अनवीकरणीय क्यों कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते इसलिए नहीं, ये गलत है। महंगे होते हैं इसलिए क्या हम इसे जो है अनवीकरणीय ईंधन खाते हैं, नहीं। प्रभावी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाते हैं, नहीं। बनने में कैसा लगते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो पेट्रोलियम होते हैं, कोयले होते हैं, ये जो है हजारों साल लग जाते हैं इसे जो है बनने में, बहुत समय के बाद जो है ये बनते हैं। और इसी कारण से जो है जो पेट्रोलियम होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोयले जो है ये सभी जो है क्या है, ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है।
तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बनने में कई साल लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। तो देखिए ऑप्शंस जो है कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए पर्वतारोही जो है वहाँ पे जो हाइट में जो है थोड़ा ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, वहाँ पर जो है बिना ऑक्सीजन का आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से जो है जो भी पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत चढ़ते हैं, वे जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो इसकी क्या जरूरत होती है, ऑप्शंस दिए गए हैं, खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। क्या खाना पकाने के लिए लेके जाते हैं? नहीं, ये गलत है। अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, नहीं ये भी गलत है। ठीक है। सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, बिल्कुल सही। मैंने अभी भी आपको बताया कि हाइट पर जो है, अधिक हाइट पर जैसे हम जाते हैं वहां पर जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण से जो है हम ऑक्सीजन की यदि कमी हो जाए तो आप जानते हैं मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी से बचने के लिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अपने साथ कैरी करते हैं, ताकि वे जो है कितना हो हाइट पे जाए उन्हें जो है कोई परेशानी नहीं हो, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, टेंट लगाने के लिए नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती राज्य हैं। तो अरब सागर में जो है 3 भारतीय तटवर्ती राज्य प्रदेश है। ऑप्शंस है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो देखिए यदि आप जो है मैप प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, मानचित्र जो है भारत का, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न जो है आपकी ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो ये जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, दिशाओं को आप जान लीजिएगा, किस राज्य में कौन से राज्य जो है किस तरफ है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये सभी जो है आप देख लीजिएगा, दिशाओं का क्रम पता कर लीजिएगा, और राज्यों को जो है आप पता कर लीजिएगा किस सागर की तरफ जो है कौन से हैं। तो देखिए अरब सागर जो है कुछ इस यहाँ इस तरफ जो है अरब सागर है, ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे इधर जो है यदि देखा जाए तो यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। और तो अरब सागर के जो है 3 भारतीय तटवर्ती राज्य राज्य पूछे गए हैं, जो अरब सागर के जो है तट पर जो है बसे हुए राज्य है, कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, गोवा है, महाराष्ट्र है और केरल है। आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी की ओर है, पूरब की तरफ, ठीक है, ये नहीं होगा। महाराष्ट्र है इस तरफ, कर्नाटक, पुदुचेरी, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तेलंगाना नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 सही है, गोवा, महाराष्ट्र और केरल, ये जो है अरब सागर के तट में बसे हुए राज्य हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 74, राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्य गानाएं सिर पर 7 से 9 पीतलों के घड़ों को संभालती है कहलाता है। तो देखिए राजस्थान में जो है आपने देखा होगा, आपने जो है पारंपरिक नृत्य यदि आप देखते हैं तो आपने जो है टीवी में भी देखा होगा, इस प्रकार के जो है नृत्य किए जाते हैं, जिसमें क्या करती हैं कि महिलाएं जो है नृत्य गनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े होते हैं और उसे जो है माथा पर रख के जो है वो नृत्य करती हैं। तो इस प्रकार के जो है गाना इस प्रकार की जो नृत्य जो है वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है कालबेलिया, कथक, तेरह ताली, भवाई। इसे जो है भवाई कहा जाता है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, भवाई राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है महिलाएं क्या करती हैं 7 या 9, 7 से या 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, पीतल के घड़े जो है अपने माथा पर रखती हैं और वे जो है नृत्य करती हैं। ठीक है, राजस्थान का जो है पारंपरिक नृत्य है, इसे कहा जाता है भवाई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 75 में, मधुबनी एक प्रसिद्ध, तो देखिए यहाँ पे कूट दिए गए हैं, मधुबनी जो है कहाँ पर है, तो ये जो है बिहार का एक जिला है, और इसमें जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें जो है करेक्ट आंसर बतानी है कूट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कूट जो है देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए झील है राजस्थान में, क्या मधुबनी जो है एक झील है? नहीं, ये गलत है। बिहार की सौल है? नहीं, बिहार की सौल नहीं है, बिहार की एक जिला है
एक यहाँ पर, और यहाँ पर का फेमस जो पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, नहीं। बिहार एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी, बिल्कुल सही। मधुबनी पेंटिंग मैंने अभी भी आपसे बताया। मधुबनी जो पेंटिंग होती है बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जिसमें जो है प्राकृतिक चीजों को जो है इस्तेमाल करके जो है ये पेंटिंग किया जाता है। जो घरेलू पदार्थ होते हैं उन्हीं से जो है चीजों को यूज करके जो है इसमें पेंटिंग किए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग ये सही हो जाएगा कि बिहार की एक प्रकार की यह लोक कला चित्रकारी है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो है बिहार का एक स्थान है, ये भी सही है, क्योंकि बिहार का जो है मधुबनी नाम का जो है जिला एक है बिहार में, ठीक है। तो बिहार से संबंधित एक मधुबनी जो है बिहार से संबंधित है। तो ऑप्शन डी और ई सही हो जाएगा। डी और ई ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ईवीएस के पेडागोजी आज हम कर लेंगे। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 76 है। सो क्वेश्चन है, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटी खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। यानी एक शोभित नाम का एक लड़का है, वो जो है किताब में एक चित्र उसने देखा जिसमें जो है लड़कियां क्या कर रही हैं, गोटियां खेल रही हैं, और लड़के जो है क्रिकेट खेल रही हैं। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं। उसे जो है ये बात लगा थोड़ा सा कि लड़के और लड़कियां जो है अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं। लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, उसने पूछा। लड़के जो है वो गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, और लड़कियां जो है वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो है प्रश्न शोभित ने अपने शिक्षक से किया। तो इसमें देखिए नीचे क्या है कि पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य से इस घटना में सम्मिलित है। तो देखिए प्रश्न जो उसने पूछा, तो इसमें जो है क्या क्या जो है उद्देश्य जो है इसके पीछे है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। तो उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, बिल्कुल सही। व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, नहीं, इसके लिए जो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, बिल्कुल सही। वो चित्रों को देखकर जो है अवलोकन किया उसने, और चित्रण के आधार पर जो है वो उसने जो है बहुत कुछ समझा कि लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां जो है गोटियां खेल रही हैं, लेकिन एक साथ जो है क्यों नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार से जो है उसके अंदर मन में जो है उसके प्रश्न उठे, ठीक है। ये भी सही होगा। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, ये भी सही है। वह जो है सामाजिक घटना है कि लड़के और लड़कियां जो है अलग खेल रही हैं, और इसके प्रति जो है बच्चे और जिज्ञासु बन गए इस चित्र को देखकर। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी, करेक्ट है, ठीक है। तो ए सी डी जो है ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए सी डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 77। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। तो देखिए आप जो है ऋतुएं पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है कि आपको जो है ऋतु चैप्टर को पढ़ाना है, और ऋतुएं, और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो ऐसे में जो है आप कौन सी युक्तियां प्रयोग करेंगे, सबसे जो है अच्छी जो है कौन सी युक्तियां होंगी। तो ऋतुएं यानी कि सीजन्स को जो है समझाने के लिए जो है, जैसे कि विंटर सीजन्स होते हैं, समर सीजन होते हैं, सर्दी का मौसम, और फिर से और गर्मी का मौसम हुआ, पतझड़ का मौसम हुआ, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सभी समझाने के लिए जो है आप किस प्रकार से जो है पढ़ाएंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। संप्रत्यय ऋतु समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग। देखिए ऑप्शन 1 में कहा गया है चार्ट एवं पुस्तकों के उपयोग से आप पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सैंपट पर लिखे विषय ऋतुएं के बाद, यानी कि आपने जो है सैंपल पर विषय को लिख दिया, उसको समझाने के बाद जो है ऋतुओं के वीडियो का उपयोग, आप जो है सैंपल पर लिख कर बच्चों को समझा देंगे, उसके पश्चात जो है उसका वीडियो दिखाएंगे। ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। कक्षा 2 के बच्चे जो है वो क्या समाचार पत्र पढ़ेंगे, उनको तो पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है।
या आप खुद से पढ़ के भी सुनाते हैं तो उतना जो है उसमें का भाषा जो है वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। और ये ऑप्शन जो है लगभग सभी सही माना जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त इसमें ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो देखिए, आप जो है रुचि के विषय में रुचि का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे कि भोजन का जो आदत है, कहीं भोजन जो है अ, हर मौसम का अलग अलग होती है, उसी प्रकार से पहनने का वस्त्र होता है या जो भी स्थानीय और चीजें हैं उससे जोड़कर जो है आप पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो है इसे आसानी से समझ लेंगे। और ऑप्शन 4 ही राइट होगा, क्योंकि इसमें जो है आप स्थानीय चीजों से, जीवन के वास्तविक चीजों से जो है जोड़कर समझाने का प्रयास करेंगे। कि जैसे कि आप ठंड के दिनों में जो है स्वेटर पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, मोजा पहनते हैं और उलन कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और गर्मी के दिन में जो है हम सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो है आप समझाने का यदि प्रयास करते हैं तो बच्चे जो है आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो भोजन है उसमें भी कुछ चीजें रहती है जो पेट अ, गर्मी के दिन में जो है ठंडे ठंडी चीजें, जैसे कि हम आइसक्रीम खाते हैं, और ठंड सर्दी के मौसम में जो है हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, कुछ गरम गरम चीजें खाते हैं, ठीक है। तो भोजन के प्रकार से भी जो है आप बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे हैं तो इसी प्रकार से जो है वो समझ पाएंगे। तो सबसे उपयुक्त जो होगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति का सही व्याख्या करते हैं? तो देखिए, आकलन यानी कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आकलन का जो है क्या उद्देश्य हो सकता है? आकलन की प्रकृति कहा गया है, यानी कि आकलन के पीछे जो है क्या उद्देश्य है, तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शंस है, देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर बतानी है आपको, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। तो देखिए, आकलन की प्रकृति का सही व्याख्या करते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। बिल्कुल सही। जो आकलन जो है ये सतत चलने वाला ही प्रक्रिया होगा, क्योंकि इस ऐसा नहीं है कि आप जो है परीक्षा 6 माह या वार्षिक परीक्षा आप ले लिए और उसके पश्चात जो है आप उसी के आधार पर जो है आकलन करें कि और ये सोचे कि मैंने जो है सही आकलन किया है। बच्चों का जो है सीखने की गति क्या है, वो जो है कितना टैलेंटेड है, वो जो है किस चीज में उसे कठिनाई आ रही है, ये सभी चीज का जो है आप पता नहीं लगा सकते हैं इस प्रकार से। यह जो है हाँ शुरू से ही अंतिम तक जो है चलने वाला प्रक्रिया है, जिसमें जो है आप विद्यार्थियों की हर एक चीज के बारे में रिकॉर्ड जो है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। और देखने का प्रयास करते हैं उन्हें सीखने में जो है कहाँ पे कठिनाई आ रही है। तो ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है। क्या नहीं आता है नहीं, अब और क्या आता है ये भी, ठीक है। तो ये नहीं होगा। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। बिल्कुल सही। आकलन का यही उद्देश्य है कि जो उपलब्धि, देखिए सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उपलब्धि जो है जो रिजल्ट देता है, ठीक है, इसमें जो है हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चों में जो है क्या क्या बच्चों को जो है समस्या है, क्या जो है उन्हें परेशानी है सीखने के दौरान, ठीक है। तो सीखने में आई जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बाधाएं हैं, उन्हें जो है दूर करने में यह सहायक है आकलन, ठीक है। आप पता लगाइएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि बच्चे को जो है कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ जो है वो त्रुटि कर रहा है, कहाँ जो है उससे किस तरह की जो है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तभी तो आप उसका सुधार कर पाएंगे। तो ये जो है आकलन के थ्रू ही होगा। पहले ऑब्जर्व आप कीजिएगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये भी सही होगा, ठीक है। और देखिए, विद्यार्थियों को सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। ये भी सही है। बच्चों का आकलन यदि आप करते हैं तो आपको जो है उनको जो है वो जो है किस प्रकार से सीख पा रहा है, उनकी सीखने की प्रवृत्ति आप पता कर लेते हैं। रुचि उनका पता कर लेंगे कि उनके जो है किन चीज़ों में जो है वो जो है इंटरेस्टेड है, उनकी किन चीज़ों में जो है रुचि है, तो वो चीज़ को जो है आसानी से सीख पाएंगे। पूर्व अनुभवों के बारे में आप को जो है अवगत कराता है। बिल्कुल सही। अब उनके क्या पूर्व अनुभव है उस चीज़ से जो है आकलन आप करेंगे तो उनका जो है क्या अनुभव है ये भी आपको पता चलेगा। तो ए
इसमें जो है 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 इसमें जो है ABCD करके दिया गया है, ठीक है। तो ABCD यदि किया जाए ABCD, तो इसमें जो है B नहीं होगा, ACD सही हो जाएगा, ठीक है। ACD ऑप्शन 3 में दिया गया है, ACD ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, माफ कीजिएगा 79। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? तो देखिए यहाँ पे कुछ जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें बोलती इमारतें, ठीक है। कक्षा 5 का ये एक जो है EVS का जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोलती इमारतें, और आपको जो है ऐतिहासिक इमारतों को जो है बच्चों के सामने आपको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसको जो है आप जैसे कि आप ले सकते हैं एक ताजमहल को एग्जाम्पल के रूप में, ऐतिहासिक इमारतें की क्योंकि बात कही गई है, ठीक है। तो जो ताजमहल है इसके पीछे जो है बहुत सारा रहस्य है, बहुत से कहानी छुपे हुए हैं। जैसा कि इसका जो है स्थापना शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और इसमें जो चीजें लगी हैं वो बहुत यूनिक है, और इसकी जो सुंदरता है, ठीक है। और उन्होंने जो है उसके पीछे जो है बहुत सी चीजें हैं। इसके बच्चों को जो है आप किस तरह से इन चीजों को समझाइएगा, ठीक है। जो बोलती इमारतें जो है इसमें जो पार्ट है, इसमें ऐतिहासिक इमारतों के बारे में ही आपको समझानी है। तो किस प्रकार से जो है बच्चों को समझाइएगा कि वो जो है आसानी से समझ सके। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आवासीय शहर, ऑनलाइन खेल और पहेली। तो देखिए पहेली से जो है पहेली के थ्रू सिखाना, या जो है ऑनलाइन आप बच्चों को खेल खिलाने लगेंगे, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन 1। ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पतन ये भी नहीं होता। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ये जो है करेक्ट होगा आपका। ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो देखिए प्रश्न में था कि आप जो है तो इसमें 3 और 4 जो है ऑप्शन, सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन 3 ही होगा, क्योंकि इससे जो है बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से जो स्थान को भ्रमण करेंगे तो बहुत कुछ चीजों को जो है देखेंगे, सीखेंगे, और उनके मन में जो है जिज्ञासा आएगी उस समय क्या हुआ था, किस तरह से जो है इसके पीछे की क्या कहानी है, उन्हें जानने की मन में इच्छा उत्पन्न होगी, ठीक है। और इस प्रकार से जो है यदि आप उनको जैसे कि स्कूल से ले जाया भी जाता है ताजमहल विजिट कराने के लिए, या बहुत सी जगह पर जो है जैसे चिड़ियाघर में भी जो है बच्चों को ले जाया जाता है, ठीक है, भ्रमण के लिए, ताकि वो जानवरों से जो है जानवरों के बारे में जान सके। तो उसी प्रकार से जो है भ्रमण करना कभी भी आपको ऑप्शंस में दिखे तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 80 देख लेते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए अध्यापक ने क्या कहा कि चींटी का चित्र बनाने को बच्चों से कहा। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे देखिए कूट नहीं है, बस 4 ऑप्शन है, इसमें आपको आंसर देखकर बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ने जो है किसी भी आमतौर पर जो हम देखते हैं कीटों का जो है 4 पैर होती है, तो छोटे बच्चे ही समझते हैं कि जो चींटियां हैं उनके भी 4 ही पैर होते होंगे और 4 पैर वो बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए टीचर को इस समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन से यह कहना चाहिए कि चींटियों के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। तो देखिए बच्चों को जो है आप सब सिर्फ बोल दीजिए, उस वैसे जो है वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें जो है समझाना बहुत जो है
यदि आप प्यार से बच्चों को समझाएंगे तो आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप जो है वो भी मांगते जो है वो प्रूफ ही मांगते हैं। आप घर पे भी देखते होंगे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, लगभग सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी बात को मानने के जो वो एक बार समझ लेते हैं जिन चीजों को, उन्हें लगता है कि वही सही है, उसको जो है उसमें बदलाव लाने के लिए जो है जल्दी वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। उन्होंने कह दिया कि चींटी के 4 पैर हैं तो 4 ही पैर है, ठीक है। अगर आप समझाएंगे कि नहीं बाबू चींटी के 6 पैर होते हैं, फिर भी जो है वो बच्चा नहीं मानेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है होता है। तो कह देने से काफी नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बच्चे मानेंगे ही नहीं। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वो सही है और बाकी सब विद्यार्थी गलत है। तो देखिए आप एकदम से सही और गलत का डिसीजन बच्चों को बता दें तो ये भी जो है अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए ठीक है, पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, लेकिन पैर उसमें बहुत चींटी के जो चित्र होगा उसमें तो छोटे छोटे होते हैं, और रियल में तो देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो दिखता नहीं है। अगर पिक्चर में तो है, दिख भी सकता है, ठीक है। और देखिए उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो यदि आप जो है लेंस के माध्यम से लेंस के माध्यम से जो है आप बच्चों को जो है चींटी की पैरों की संख्या दिखाने के प्रयास करेंगे, तो वे जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वे जो है रियल में दिख रहा है, ठीक है। तो उन्हें लगेगा कि नहीं चींटी के जो है 6 पैर होते हैं, 4 नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अच्छे से समझ पाएंगे और वो विश्वास भी कर पाएंगे। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन 4 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। तो देखिए कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, आप कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक है, ईवीएस के शिक्षक है, और आपको विद्यार्थी को अंतरिक्ष यात्री का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जो है उन्हें ज्ञात कराना है, ठीक है। और आप कौन से प्रकरण का अनुसरण करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री के बारे में जो है बच्चों को बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। तो याद करना जब भी दिखे आप समझ जाइएगा, रोट लर्निंग को जो है बढ़ावा नहीं देना है। और रटना, याद करना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। कभी भी आपको केवल दिखे, असक्रिय दिखे और याद करना दिखे, या जो है रटना दिखे और दंड देना दिखे, ये सभी जो है नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। आप देखते ही समझ जाइएगा ऑप्शन जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें जो है कहा गया है कि आप बच्चों को जो है परिभाषा समझा दीजिए, उसके पश्चात उन्हें याद करने के लिए कहिए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानने के लिए। तो ये गलत तरीका हो जाएगा, बच्चों को याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उनको जो है कुछ इस प्रकार से समझा देना है कि वो आसानी से समझ सके। अंतरिक्ष यात्री पर एक व्याख्यान दीजिए। देखिए आपने जो है बच्चों से पूछ लिया कि अंतरिक्ष यात्रियों पर जो है एक व्याख्यान आप दीजिए, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। पॉजिटिव कुछ दिख रहा है, ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय में समझाने की सहायता कीजिए। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सबसे इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 है, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं आप साझा करेंगे, ठीक है। उन्होंने जो है उनकी कहानी आप बताएंगे आप जो है। और अंतरिक्ष यात्री जो है वो किस, जैसे कि सुनीता विलियम्स की कहानी है, अभी हाल फिलहाल में जो है चर्चा में है। तो सुनीता विलियम्स के बारे में आपने बता दिया कि वे जो है इतना दिन तक अंतरिक्ष में रहीं और इस प्रकार से जो है दिक्कत उन्हें आगे इतना दिन तक जो है उन्हें
वो 8 दिन के लिए वो यात्री जो है गए थे वहाँ पे, और उनका जो ग्रुप था उसके पश्चात जो है भारत में आने के लिए जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और फिर जो है वो 9 महीना तक वहाँ पर उन्हें रुकना पड़ा था, लेकिन सेफली जो है फिर से वो भारत जो है वापस लौट गई हैं। इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, अंतरिक्ष यात्री के उनकी जो आत्मकथाएं हैं जो वर्तमान में है उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, या जिन जो नहीं है अंतरिक्ष यात्री उनके बारे में भी आप, उनकी जीवनी के बारे में भी जो है आप बताकर उन्हें जो है उसकी उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सबसे इसमें उपयुक्त होगा। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथा साझा कीजिए और उस उनकी विशेषताओं को इंगित कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो है प्लीज़ किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं इसमें जो है कूट में आंसर देनी है आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीटेट के प्रश्न जो है इसी प्रकार से होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, और इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियोज अपलोड कर लिया है, बहुत से पेपर का जो है हमने सॉल्व कर लिया था सीटेट जुलाई 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोज है। और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने वीडियोज अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ एक बार आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और वीडियोज को देख लीजिए। तो आते हैं प्रश्न पर। यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोल क्यों है जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। ठीक है, अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाना तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? तो देखिए, आप देखते होंगे आप बहुत से प्रोडक्ट में आप देखते होंगे जो मांसाहारी होते हैं वो रेड उसमें सिंबल दिखती है, और जो शाकाहारी चीजें होती है उसमें जो है हरी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो आप पिक्चर्स से भी देखते होंगे जो मांसाहारी चीजें हैं उसमें जो है कुछ अंडे वगैरह मीट वगैरह का फोटो होते हैं, और उसी प्रकार से जो है अ, जो शाकाहारी चीजें हैं उसमें जो है वेजिटेबल्स के आपको फोटो दिखने को मिल जाएंगे। बहुत से जो है सब्जियों के फोटो जो है उसमें दिखाए गए होते हैं। तो ये जो है क्या कहा कि शिक्षक जब बच्चों ने प्रश्न के, इस नाम का एक लड़का था, इसने अध्यापक से अपने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो है क्या कीजिए, विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने का कहा। उन्हें सभी विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए कहा कि ठीक है, तो विभिन्न भोजन उत्पादों के जो है पैकेटों को देखकर उन्हें शाकाहारी तथा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने के लिए कहा। तो इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण। तो देखिए इसका जो है कूट में आंसर आपको देनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पहचान करना होगा सबसे पहले कि कौन सा जो है मांसाहारी है, कौन सा जो है शाकाहारी है। बच्चे जो है पहले पैकेट को देखेंगे, उसके पश्चात उसका पहचान करेंगे, तो पहचान करना ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया इसमें शामिल है। कल्पना करना, कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। कोई जो है आपको चीजों को जो है कल्पना करके, इमेजिन करके उसमें जो है आपको कुछ जो है करना नहीं है, तो ये इसकी जो है यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वाग्रह, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो पहले से आपको कुछ जानकारी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा है वर्गीकरण, बिल्कुल सही। आपको जो है वर्गीकरण करना है, अलग अलग करना है कि मांसाहारी कौन है और शाकाहारी कौन है, तो वर्गीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ए और डी जो है होगी, तो ए और डी ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। तो देखिए सीटेट के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 83 है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। तो देखिए किन चीजों से परिचित करवाना है।
पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों। तो देखिए पर्यावरण से संबंधित जो है बहुत से मुद्दे होते हैं, जैसे कि जो वर्तमान में चल रहे होते हैं, उसी दौरान चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कौन सा कदम उठाया जा रहा है, पर्यावरण सम्मेलन बहुत सारे होते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिससे जो है पर्यावरण की जो है रक्षा की जाए, पर्यावरण की जो है पर्यावरण को जो है बचाया जाए। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं इनसे परिचित करवाना आपका जो है एक शिक्षक को जो है एक आपको करवाना पड़ता है बच्चों को, ताकि वे जो है इन चीजों से जुड़े रहे, उन्हें जो है ये सभी पता हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, कैसे जो है आप उन्हें बताएंगे कि कैसे जो है इन चीजों के बारे में अपडेटेड रहें। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो देखिए जरूरी नहीं है कि समाचार पत्रों के द्वारा ही जो है बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। उन्हें जो है आप खुद भी जो है आप समझा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, और आप जो है उन मुद्दों को जो है क्लास में ला सकते हैं, ठीक है, और उनका उल्लेख जो है लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। यानी कि उन जो भी टॉपिक चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं पर्यावरण के बारे में, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है आप क्लास में लाएंगे, उनके बारे में जो है बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कौन सा सम्मेलन हुआ और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए, ये सभी चीजें जो है उन्हें आप बता सकते हैं। और छोटे प्राइमरी लेवल के बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है, तो छोटे जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा जो है समाचार पत्र पढ़ने पर भी जो है उन्हें जल्दी समझ में नहीं आती है, और इसलिए जो है समाचार पत्र का ग्राहक बन जाना या जो है समाचार का चैनल देख लेना, ठीक है, या फिर जो है आप क्या करेंगे, समाचार पत्र पठन की सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ समाचार पत्र के चैनल देखकर जो है बच्चे उन चीज़ों को जो है नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझने में जो है दिक्कत करती है, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे, खुद से जो है संबंधित मुद्दों को जो है साबट पर लिखकर समझा सकते हैं, उन्हें जो है बता सकते हैं, चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84 है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है। तो देखिए जॉन क्या कर रहा है, अपने हाथों से जो है बहुत से जानवरों का जो है क्या बना रहा है, परछाई बना रहा है, और वो जो है क्या कर रहा है अपने सहपाठियों से माफ कीजिएगा, वो अपने विद्यार्थियों से, ठीक है, वो अपने विद्यार्थियों से जो है बच्चों से जो है बोलता है कि बताइए ये कौन सा जानवर का परछाई है। इस प्रकार से जो है वो प्रक्रिया एक कर रहा है, गतिविधि कक्षा में कर रहा शिक्षक जो है करा रहा है। तो देखिए इसमें जो है क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष, वर्णन, और कूट में आंसर आपको इसमें बतानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका जो है हो जाएगा आपका अनुमान लगाना। अनुमान बिल्कुल लगाना है आपको। आप जो है पिक्चर को देखकर, परछाई को देखकर आप अनुमान लगाएंगे। बच्चे जो है अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सा जानवर हो सकता है, ठीक है। तो अनुमान लगाना सही हो जाएगा। अवलोकन, अवलोकन भी सही हो जाएगा। आप जो है देखकर, फोटो को देखकर, पिक्चर को देखकर आप ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा जानवर जो है इसमें हो सकता है। निष्कर्ष बिल्कुल सही, आप निष्कर्ष पर एक आएंगे कि ये जो है कुत्ता है, बिल्ली है, या बाघ है, या कौन सा जो है ये जानवर है। वर्णन, वर्णन आपसे नहीं पूछा गया है। बच्चों से जो है उन्होंने वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा है, ठीक है। उन्होंने जो है बस यही पूछा है कि जानवर जो है कौन सा है, और उसके बारे में वर्णन करने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। तो वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। ABC जो है राइट हो जाएगा। अनुमान आप लगाएंगे, अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे।
तो देखिए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ABC, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो पर्यावरण जो है इसमें जो है सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो है एक ही EVS में ही जो है आ जाते हैं। और इसका जो एकीकृत परिप्रेक्ष्य है ये जो है किसे निर्दिष्ट करता है, देख लेते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा की से पूरी जानकारी। तो देखिए इसमें जो है एकीकृत विषय है ये पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ विज्ञान और सामाजिक अध्ययन नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा इनकी तो जानकारी रहती है, लेकिन साथ में जो है विज्ञान की भी रहेगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और आगे देखते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी, विज्ञान पर्यावरण शिक्षा और साथ में जो है सामाजिक अध्ययन भी होना चाहिए था, ये नहीं होगा। विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS में जो है क्या क्या आ जाते हैं, विज्ञान विषय भी आ जाता है इसी के अंतर्गत, और सामाजिक अध्ययन के विषय भी आ जाता है, और साथ में पर्यावरण शिक्षा भी जो है इसी के अंतर्गत आती है। तो ये जो इसीलिए जो है एकीकृत विषय कहा भी गया है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 86 देख लेते हैं। रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं, अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए बच्चों ने जो है, देखिए रीनी प्रश्न पूछ रही है कि पौधा का जो तना होता है, स्टेम होता है, वो गोल जो है क्यों नहीं होता है, माफ कीजिएगा, गोल क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होता है। इस तरह के जो है प्रश्न रीनी पूछ रही है अपने शिक्षक से। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वो इस बारे में उच्च कक्षा में सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी बच्चे पूछे आपको उसी समय उसका जो है जो भी वो खोज करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण से गोल थोड़े है, ये गलत हो जाएगा। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। बच्चा से जो है ये खुद सोचेंगे कि क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, क्यों जो है तना गोल है, क्यों जो है ये चौकोर नहीं है, तो खुद से भी सोच सकते हैं। ठीक है, और खुद से सोचने का जो है करते हैं तो ऐसे में जो चिंतन करेंगे और उसके बारे में खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन C। और देखिए अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए और विभिन्न तनों का आकार को दिखने करना चाहिए। बिल्कुल सही, बच्चों को जो है आप ले जाइए बाग में भ्रमण कराने के लिए, और विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दे सकते हैं, और क्यों जो है उनके तने गोल होते हैं ये भी हमें बता सकते हैं। ये सबसे उपयुक्त है, तो इसमें जो है C और D सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 87 है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है चाक एवं टाक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन, कहानी सुनना। तो देखिए यहाँ पे चाक एवं टाक विधि पर्यावरण अध्ययन में संपादन में प्रभावी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, चाक एवं टाक विधि ये गलत हो जाएगा। व्याख्यान विधि में नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर दे देना, व्याख्या कर देना, नहीं होगा। भूमिका निर्वहन, कहानी सुनना, बिल्कुल सही, भूमिका निर्वहन और कहानी सुनना जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। पर्यावरण अध्ययन में जो है बच्चों को आप कोई रोल प्ले कराते हैं, कोई जो है ड्रामा कराते हैं, उसमें क्या करता है कि सभी बच्चों को जो है उसमें सहभागिता लेने के लिए कहते हैं, और सभी बच्चे जो है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं, रोल कुछ ना कुछ जो है निभा रहे होते हैं, भूमिका निभा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भूमिका निर्वहन होगा, सबसे सही होगा ये तरीका। और कहानी सुनना, कहानी सुनाना। ठीक है, कहानी के माध्यम से जो है बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, तो कहानी के माध्यम से यदि आप पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे C और D हो जाएगा, ऑप्शन 3 में दिए गए हैं C और D, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 88 अब।
एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप मम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए पम्मी है, ठीक है, मम्मी नहीं है। विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है, ठीक है। और पम्मी जो है यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, मम्मी और पम्मी में थोड़ा सा नेम जो है सेम है। ओके, तो पम्मी जो है एक स्टूडेंट है और वो अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। तो यदि आप मम्मी के अध्यापक है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए बच्चों को जो है मिष्टी दोई क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें जो है विद्यार्थी को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, बिल्कुल सही। यदि आप स्थानीय भाषा में जो उन्हें समझा देंगे तो समझ जाएंगे कि मिष्टी दोई क्या है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। तो एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की क्या विशेषता हो सकती है? ऑप्शन से विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने में पर केंद्रित करना, विद्यार्थी में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। देखिए जो इसका जो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता ये है कि विद्यार्थियों में जो है ये सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकसित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसका जो है मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और हमने जो है ईवीएस और जीडीपी से संबंधित इस वीडियो के बाद जो है कंप्लीट कर लेंगे 9 जनवरी 2023 का पेपर, ठीक है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में यही बोला गया है कि समूह चर्चा करना चाहिए। समूह चर्चा क्यों करना चाहिए? इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? बिल्कुल सही है कि यदि आप समूह में चर्चा करते हैं तो आपका जो है ज्ञान और विकसित होता है। आप जो है संवाद करते हैं सोसाइटी के लोगों से तो बहुत कुछ जानने को मिलती है, बहुत कुछ जो है इससे आपको पता चलती है। बहुत चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उन्हें उसके बारे में जो है आप पता उनका सोसाइटी से समूह चर्चा से पता चलती है, ठीक है। समाज का यहाँ पे बात नहीं हो रही थी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे समूह चर्चा की बात हो रही थी। तो समूह चर्चा यदि आप समूह में जो है कोई गतिविधि कर रहे हैं, कोई कार्य एक साथ कर रहे हैं तो आप जो है एक दूसरे से जो है बहुत कुछ और भी शेयर कर लेते हैं, और उससे जो भी काम आपको दिया गया है उससे संबंधित भी जो है आपको बहुत अच्छे से जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो है अधिगम सरल रहता है। विचार और अनुभव वो दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं, बिल्कुल सही। प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने में तो स्वतंत्र है। प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। देखिए इसमें सबसे उपयुक्त जो है वो ऑप्शन सेकेंड है। आप जो है आप अपने विचार और अनुभवों को जो है दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में जो है हमने कंप्लीट कर लिया है 9 जनवरी 2023 के पेपर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।